जिसका भाग 2 हमने भाग 1 में आपको समझाया था, आज भाग 2 में आपको बताऊंगा। अध्याय वही है जीव जनन, तो समझते हैं हम जीव जनन के बारे में। तो हमने बता दिया था अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, तो अब समझते हैं अलैंगिक जनन एकल जीवों में किस प्रकार से होता है, वो समझते हैं। अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हमने समझा दिया था। अब इसी का पहला पार्ट चलेगा अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एकल जीव में किस प्रकार से जनन होता है, तो वो समझेंगे। तो नंबर फर्स्ट इसमें चरण आएगा हमारा, तो समझते हैं। नंबर फर्स्ट में आएगा द्विविभाजन। द्विविभाजन अर्थात दूसरी भाषा में हम इसे विखंडन भी बोलते हैं। तो द्विविभाजन, अब द्विविभाजन में क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें द्विविभाजन होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले द्विविभाजन किसे कहते हैं, तो वो समझते हैं। तो एक जीव की मात्र कोशिका से, एक जीव की मात्र कोशिका से एक जीव की मात्र कोशिका से जीव की कोशिका में विभाजन होता है, जिसे द्विविभाजन या विखंडन कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, एक जीव की मात्र कोशिका से जीव की कोशिका में विभाजन होता है, जिसे द्विविभाजन या विखंडन कहते हैं। जैसे एक जीव है, उसकी मात्र कोशिका से, उसके शरीर से एक कोशिका हट जाती है और उनसे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविभाजन। अब निर्माण कैसे होता है वो समझते हैं, जिसका एग्जाम्पल फॉर यू, अमीबा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल याद रखने। एग्जाम्पलों को भूल गए तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमें मोस्टली पूछा यही जाता है कि द्विविभाजन में कौन सा जीव आता है, कौन सा जीव द्विविभाजन करता है। तो हमें मोस्टली रूप से क्या याद रखना है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, अमीबा। अब अमीबा कैसे करता है, तो वो समझते हैं हम। जैसे एक ये अमीबा था,
एक ये अमीबा है। अब ये अमीबा क्या करेगा, अपनी मात्र कोशिका से नेस्ट कोशिका विभाजित करके एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा। तो वो कैसे करेगा, हमने पहले भी समझाया था कि इसके अंदर ये एक डीएनए होता है, डीएनए। अब ये डीएनए, इसके अंदर ये सेल सहवाल होता है, ऊपर सेल सहवाल, इसे बोलते हैं सेल सहवाल। तो अब ये क्या करेगा कि जब ये द्विविभाजन करेगा, अपने संतान की उत्पत्ति करेगा, तो उस समय क्या करता है कि अपने इस जीव को जैसे जैसे जीव की वयस्कता आ जाएगी, तो वैसे ही पहले शुरुआत में इसकी आकृति होती है इस प्रकार की। जब ये विभाजन करता है तो धीरे 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 सिकुड़ता चला आता है, और एक अमीबा इस तरफ एक इस तरफ, यानी विभाजन हो गया। तो ये एक दूसरा अमीबा बन गया। यानी एक ये अमीबा बना, एक वो अमीबा बन गया, दोनों अमीबा अलग अलग बन गए। तो इस प्रकार से इन्हें में द्विविभाजन होता है। तो ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है द्विविभाजन। ठीक, कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट होगा हमारा खंडन। खंडन या इसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं हम खंडी भवन। खंडी भवन अर्थात उस प्रकार से जैसे ये क्या करता है कि धीरे धीरे खंडन में, अब पहले खंडन को समझते हैं, खंडन क्या है। तो इसमें भी भाई जीव जब परिपक्व हो जाता है जीव जब परिपक्व हो जाता है तब उसकी मात्र कोशिकाएं खंडन के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे खंडी भवन या खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव जब परिपक्व हो जाता है तब उसकी मात्र कोशिकाएं खंडन के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसे खंडी भवन या खंडन कहते हैं। तो ये हमारा खंडन का प्रारूप होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है, उदाहरण स्पायरोगायरा।
स्पायरोगायरा। ये इसका एग्जाम्पल होता है जिसके माध्यम से हम पढ़ते हैं खंडन। अब खंडन स्पायरोगायरा में होता है, यही अपने शरीर से क्या करता है कि धीरे धीरे खंडन कर देता है। अब जिसकी हम संरचना, अब इसकी संरचना हम जरूर पढ़ेंगे। संरचना, इसकी संरचना होती है ये बन नहीं पा रहा है पूरा, तो हम शॉर्ट में ही समझा दे रहे हैं इतने। यानी यही संरचना होती है। अब इसका एक खंड टूटेगा, एक नया स्पायरोगायरा बनेगा, एक नया स्पायरोगायरा, ये एक नया बनेगा। ये वाला खंड टूटेगा, एक नया स्पायरोगायरा बनेगा, एक ये टूटेगा, नया स्पायरोगायरा बनेगा। तो ये हमारा खंडी भवन की संरचना होती है। ये इस प्रकार से हम खंडी भवन की संरचना बनाते हैं। तो ये हमारा स्पायरोगायरा। नेक्स्ट, ये ऐसे ही टूटते चले जाते हैं, एक नए जीव की उत्पत्ति होती चली जाती है, जिन्हें हम एकल जीव भी बोलते हैं। तो ये हमारा स्पायरोगायरा हो गया। अब इसके बाद में ये चरण भी खंडन हमारा पूरा हुआ। तो अब नेक्स्ट चरण समझेंगे हम मुकुलन। मुकुलन किस प्रकार से होता है तो वो समझना है। मुकुलन, मुकुलन। अब मुकुल, तो इसकी भी हम डेफिनेशन बनाएंगे मुकुलन की। तो जब जीव वयस्कता की ओर पहुंचता है, जब जीव वयस्कता की ओर पहुंचता है, तब उसकी मात्र कोशिका से उभार निकलता है। जब जीव वयस्कता की ओर पहुंचता है तब उसकी मात्र कोशिका से उभार निकलता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। तो हम समझते हैं, जब जीव वयस्कता की ओर पहुंचता है तब उसकी मात्र कोशिका से उभार निकलता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। बंद कर दो। निकलता है जिसे मुकुलन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हाइड्रा। जब जीव वयस्कता की ओर पहुंचता है तब उसकी मात्र कोशिका से एक उभार निकलता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। अब जिसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसके माध्यम से
मुकुलन डेफिनेशन बनती है। तो हाइड्रा हाइड्रा क्या करता है कि जब ये हाइड्रा वयस्क जैसे हाइड्रा था, तो समझते हैं ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा क्या है, जब ये वयस्क हो जाता है, जब ये वयस्क हो जाता है तो ये इसे बोलते हैं हम ग्रोथ मुकुल, इसी को बोलते हैं मुकुल। अब इसके शरीर से ये जो मुकुल निकला है, ग्रोथ निकला है, यही ग्रोथ टूट करके अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं मुकुलन। अच्छे से समझ में आया होगा। यही जो ग्रोथ है टूट करके एक नया हाइड्रा बनता है, ये वाला हाइड्रा अलग हो जाएगा, एक नया हाइड्रा बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं मुकुलन। ये हमारा मुकुलन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चरण आता है हमारा नेक्स्ट चरण। अब तक हमारे 3 चरण हो चुके हैं, अब आएगा चौथा चरण हमारा, जिसे बोलते हैं हम पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन, इसमें क्या होता है कि वैसे पुनरुद्ध भवन की क्षमता छिपकली में भी पाई जाती है, आपने देखा होगा, लेकिन उतनी नहीं, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो ये एकल जीव में ही होगा। एकल जीव आप समझते ही हैं, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं उन्हें हम एकल जीव बोलते हैं। तो पुनरुद्ध भवन जैसे छिपकली है, तो छिपकली की पूंछ को काट दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होता है, वह जो वो पूंछ होती है, उसकी टैल होती है, वो दोबारा पुनः विकसित हो जाती है। तो उसमें कुछ मात्रा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इसको भी समझते हैं। ऐसे जीव जिनमें अपने अंगों से संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिनमें अंगों से संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, इस प्रक्रिया को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। अब कैसे होती है तो वो समझते हैं। ये नीड में क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, जिससे प्लेनेरिया के जितने भी खंड कर दोगे उतने ही खंड एक नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। ये क्षमता पाई जाती है सबसे अधिक प्लेनेरिया में। अब प्लेनेरिया की जो संरचना होती है वो समझते हैं हम।
प्लेनेरिया की क्षमता। तो अब ये प्लेनेरिया है। अब इस प्लेनेरिया को क्या करें हम कि इसके खंड कर दें, जितने भी खंड कर देंगे तो जैसे यहाँ से काट दिया हमने, यहाँ से काट दिया, 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 अर्थात हम 70 से 80 टुकड़े कर दें, 90 कर दें, जितने भी टुकड़े कर देंगे, अगर ये टुकड़ा करने के बाद में देखा तो ये कुछ समय बाद एक नया प्लेन एरिया बनाएगा, एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। ये वाला खंड कटा, ये भी एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा। तो कहने का मतलब जितने हम इसके खंड कर देंगे उतने ही एक नए प्लेन एरिया अपना निर्माण कर लेंगे। तो ये हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारे 4 चरण हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद समझेंगे हम 5वां चरण, जिसे बोलते हैं हम बीजाणुजनन। बीजाणुजनन नंबर 5। बीजाणुजनन बहुत ईजी है। तो बीजाणुजनन तो समझते हैं। कुछ जीव परिपक्व होने पर जीव की उत्पत्ति, बीजाणु की उत्पत्ति करते हैं। बीजाणु की उत्पत्ति करते हैं, जैसे बीजाणुजनन बीजाणुजनन कहते हैं। अब कुछ ऐसे जीव हैं जो बीजाणु का निर्माण करने के बाद में और अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे हम बीजाणुजनन कहते हैं। अब देखिए इसमें बीजाणुजनन में हमारा जो एग्जाम्पल होता है हमारा, वो होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक्सपेरिमेंट याद करना है, उदाहरण। अगर उदाहरण याद होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको उदाहरण याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उदाहरण याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण जरूर याद रखें जो भी हम बता रहे हैं। तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या करता है, अब इसकी जो संरचना होती है वो भी हम बना के दिखाते हैं। संरचना अब ये संरचना होती है पेनिसिलियम। अब ये क्या करता है कि जब ये परिपक्व हो जाता है तो बीजाणुओं का निर्माण करता है, और ये बीजाणु जल या वायु या मृदा के साथ में जाने के बाद क्या करता है, अपने अनुकूलन के पश्चात एक नए पेनिसिलियम का, यहाँ से ये बीजाणु गया, एक नया पेनिसिलियम बना, एक नया। ऐसे करके ऐसे ही ढेर सारे पेनिसिलियम बीजाणुओं द्वारा बनते
चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। हमने आपको बता दिया बीजाणु जनन, ये कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बीजाणु जनन आप कर देते हैं, नेक्स्ट जीव की उत्पत्ति। तो ये प्रोसेस अब तक हमारा अलैंगिक जनन का कंप्लीट हुआ। पॉज करो। तो बीजाणु जनन ये हमारा कंप्लीट हुआ। अलैंगिक जनन के एकल जीव में सभी पार्ट कंप्लीट हुए। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, उन सभी हमारे प्यारे भाइयों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपसे 3 क्वेश्चन करते हैं, उनका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो पहला, ऐसा कौन सा जीव है जो द्विविभाजन करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो द्विविभाजन करता है? दूसरा पॉइंट प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपसे, वो है आपसे कि ऐसे कौन से जीव हैं जो एकल जीव कहलाते हैं? जो आपको मैंने बताया था, वीडियो में देख लेंगे। और थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? यही 3 हमें क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट में दें और अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से मार्क हासिल करें, यही हमारी कामना है। और कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते रहें, पढ़ने में अच्छे से रुचि प्राप्त करें और जिसके माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्ट की ओर पहुँचें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।